सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं सैयद एहतिशाम रिजवी आप सब भारतवासियों के समक्ष काफ़ी दिनों बाद आया हूँ। कुछ इसलिए आया हूँ कि आपको याद दिला सकूँ। मेरी कोई गरज नहीं है आपके सामने आने की। वजह यह है कि हम ये सोचते हैं कि आगाह करा दें, शायद आपका कोई फ़ायदा हो जाए आने वाले दिनों में। सिर्फ इसलिए हम आपके साथ आए हैं और कोई बात नहीं है। बहरहाल कुछ लोग जुड़ जाएं, उसके बाद मैं आप सबके समक्ष वो बात कहता हूँ, वो बात करता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। हमारे लिए कितनी ज़रूरी है वो हम जानते हैं। बहरहाल दिल करेगा तो लोगों तक पहुँचा देना, ना दिल करे तो ना पहुँचाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें किसी बात की कोई तकलीफ़ नहीं है। फेसबुक आईडी बंद होने की वजह से इतना परेशान हुए, इतनी ज़्यादा आईडीज़ बंद हुई, इतनी ज़्यादा हाइड हुई, इतनी ज़्यादा ब्लॉक की गई। इस वजह से फेसबुक से काफ़ी दूरी बना लिया है, या यूं कहूं कि सोशल मीडिया से काफ़ी दूरी बना लिया है। वालेकुम अस्सलाम अहमद भाई, कैसे हैं? यही हूं भाई। सोशल मीडिया से काफ़ी दूरी बना लिया है, लेकिन अब जब बात आती है इंसानियत की तो फिर बोलना पड़ता है। कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है विदेशों में, खास करके साउथ अफ्रीका साइड से, इसकी तैयारियां भारत के पास सिफर हैं। जब कोरोना आया था उससे पहले सब कुछ बहुत सारे लोगों ने कहा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने कहा, मैं कहता कहता थक गया कि मैंने कहा। बहुत सारे लोगों ने समझाया था कि कोरोना आने वाला है, उसकी तैयारियां शुरू होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इतना सवाल करना चाहता हूं अपने भारतवासियों से, सिर्फ और सिर्फ इतना सवाल। यह कोरोना तुमने देखा, भूख से मरे, प्यास से मरे, ऑक्सीजन से मरे। किसी को खाना नहीं मिला, मर गया। किसी को पानी नहीं मिला, मर गया। किसी को गाड़ी नहीं मिली, मर गया। किसी को हॉस्पिटल नहीं मिला, मर गया। किसी को हॉस्पिटल मिला तो ऑक्सीजन नहीं मिला, मर गया। किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर मिला मगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, इसलिए मर गया। उसके बावजूद, वालेकुम अस्सलाम भाई, उसके बावजूद वो कोरोना खत्म होने के बाद तुम्हारे क्षेत्र में तुमने अपने विधायक से, अपने सांसद से, अपने मुख्यमंत्री से, अपने प्रधानमंत्री से कितने हॉस्पिटल के लिए मांग रखी है? तुम्हारे क्षेत्र में कितने हॉस्पिटल खुल गए हैं? मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे क्षेत्र में कितने हॉस्पिटल खुल गए हैं इस कोरोना काल के गुजर जाने के बाद। जो सिचुएशन देखने को मिली थी, इस कोरोना काल में जो सिचुएशन थी, उसके बाद कितनी बेड बढ़ाई गई है तुम्हारे हॉस्पिटल्स में? और क्या तुमने अपने मंत्रियों से, अपने विधायकों से, अपने सांसदों से इस पर कोई बात की है? नहीं। 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाला है। यूपी का चुनाव उत्तर प्रदेश में, यूपी में आने वाला है, और इस वजह से सभी राजनीतिक दलों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सब पागल हुए जा रहे हैं। हर एक इंसान एक झंडा लेकर के नाच रहा है, गा रहा है सरकार आने की, बल्कि सरकार बना लेने का दावा कर रहा है। लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं किया कि हमारे पास अभी भी हॉस्पिटल्स मौजूद नहीं है। हमारे पास जब फिर से कोरोना आएगा या दूसरा कोई बीमारी आएगी तो हम कैसे मरेंगे? शायद वो लाशें आप भूल गए हैं जो घरों में सड़ गई हैं। शायद वो लाशें आप भूल गए हैं जो सड़कों पे पड़ी थी। शायद वो लाशें आप भूल गए हैं जो नदियों में पड़ी थी। शायद वो लाशें आप भूल गए हैं जो हॉस्पिटल्स में पड़ी थी। शायद वो लाशें आप भूल गए हैं जिनका कोई पूछने वाला न था। अब कितने गजनी हो सकते हैं? आखिर आप ऐसी लाशें कैसे भूल सकते हैं? यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप किस तरह के इंसान हैं। मैं सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूं, क्या सीखा है आपने इस कोरोना काल में? क्या सीखा है आपने? आप रोजगार में तरक्की कर नहीं पाए,
आपके पास बहाना यह है कि कोरोना काल में सब कुछ खत्म हो गया था। अगर कोरोना काल में सब कुछ खत्म हो गया था तो कोरोना काल से लड़ने के लिए आपने क्या किया है? अपने विधायक मंत्रियों से, अपने नेताओं से आपने अपने किसी भी हॉस्पिटल में 2 बेड बढ़वाए हैं क्या? 1 वेंटिलेटर बढ़वाया है क्या? 1 ऑक्सीजन सिलेंडर किसी हॉस्पिटल में बढ़ा है क्या? तो जवाब होगा नहीं। तो फिर मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आप किस दुनिया में जी रहे हैं? हमारे सोशल मीडिया आने से और ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सोशल मीडिया पे आऊं या ना आऊं, आप सोशल मीडिया पे आए या ना आए, लेकिन जो उचित सवाल हैं, जो जायज सवाल हैं, उन्हें करना चाहिए आपको। हर दिन एक सवाल लेकर के आता था मैं, हर दिन एक सवाल करता था आपसे, आपके नेताओं से हर दिन एक सवाल करता था। आपने उसका सिला यह दिया कि हमारी आईडीज को इतना रिपोर्ट करवाई कि बैन हो गई। गवर्नमेंट इतना ज्यादा खौफ खाने लगी कि आखिरकार उसने मेरी सारी आईडीज, सारे पेज बंद करवा दिए। मैं अगर जैसे ही आईडी बनाता हूं, लाइव आता हूं, उसके बाद आईडी खत्म हो जाती। इसलिए पिछले 6 महीने से मैं तकरीबन लाइव नहीं आ रहा हूं। बीच बीच में 1-2 बार शायद ऐसे ही आ गया हूं किसी नॉर्मल सी बात पे। बस मैंने वो सवाल करने का तरीका बंद कर दिया है। मैंने सवाल करने बंद कर दिए हैं। क्यों? किसके लिए सवाल किए जाएं? उनके लिए सवाल किए जाएं जो कोरोना काल में परेशान थे, लगता था सुधर जाएंगे, उसके कोरोना काल जाने के बाद फिर वैसे ही हो गए। उनके लिए कोरोना जब चल रहा था तो हर आदमी ये कह रहा था कि हमारे यहां अगर नेता आएगा तो हमसे सवाल करेंगे। हर इंसान ये कह रहा था कि अगर कोरोना काल के बाद कोई नेता हमारे यहां वोट मांगने आएगा तो हम उससे सवाल करेंगे। क्या आपने सवाल किया? मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता से जानना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव आ रहे हैं और आपके घरों में नेता आ रहे हैं। बल्कि आपके घरों में नेता क्यों आएंगे? आप खुद ही एक झंडा लिए टहल रहे हैं। आप एक झंडा लिए किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट करने के लिए आमादा हैं, परेशान हैं। किसी भी हाल में उस पार्टी को जिताना है, कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में उस पार्टी को जिताना है। लेकिन क्या आपके परिवार के लिए जरा से भी एक भी बेड बढ़ाया गया है? बिल्कुल अहमद भाई, सच है ये। एक भी बेड आपके किसी हॉस्पिटल में बढ़ाया गया है, सरकारी से लेकर के प्राइवेट तक? एक भी ऑक्सीजन सिलेंडर बढ़ाया गया है? आपको याद हो, आपको याद नहीं होगा, गजनी हो आप, मैं याद दिला देता हूं। उस दौरान यह हुआ था कि सभी हॉस्पिटल के आसपास या सभी शहरों में ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। क्या हुए? आपके ऑक्सीजन प्लांट लग गए क्या? क्या आपके ऑक्सीजन प्लांट लग गए हैं? क्या आपने अपने नेताओं से, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकार से ही सवाल करो, मैं आपके विधायक से सवाल करने की बात कर रहा हूं, जो भी हो, जिस भी पार्टी का हो। क्या समझते हैं आप कि आपका विधायक अगर सत्ता में नहीं है तो उसके पास पैसा नहीं है? क्या समझते हैं आप कि आपका विधायक अगर सत्ता में नहीं है तो वो फकीर है? इतना पैसा फिर भी उसे मिल रहा है कि आपके क्षेत्र में एक बेहतरीन हॉस्पिटल खुल जाएगा। क्या आपके विधायक ने जाकर के विधानसभा में प्रस्ताव दिया है किसी एक हॉस्पिटल का, किसी ऑक्सीजन प्लांट का, किसी वेंटिलेटर का? नहीं। क्यों? सवाल होता है क्यों? जवाब इसका यह है कि जनता को यह चाहिए ही नहीं। सबको पता है कि हिंदू मुसलमान करके हमारी रोजी रोटी चल जानी है। हर नेता को यह पता है कि हिंदू मुसलमान करके हमारी रोजी रोटी चलनी तय है। वो क्यों करे तुम्हारे लिए प्रस्ताव पास? क्यों करे वो? एक दिन आते हैं साहब और कहते हैं शायद हमारी ही तपस्या में कोई कमी रह गई थी। साहब, आपकी तपस्या में कोई कमी नहीं रह गई है। आपने जी भर के तपस्या की है, मन भर के तपस्या की है और मन भर के देश को लूटा है। अगर आप तपस्या कर रहे होते तो आज ऑक्सीजन सिलेंडर की कमियां ना होती। आगाह कर रहा हूं भारतवासियों को, फिर से आज डेट देख लेना, टाइम देख लेना, आगाह कर रहा हूं, अगले 6 महीने में फिर से कोरोना का भारत में वही हाल होगा और उससे ज्यादा बुरा हाल होगा। याद रखना,
अभी से जो तुमने लापरवाहियां शुरू की हैं, अभी से सतर्क हो जाओ, मास्क लगाना शुरू हो जाओ, अपने अपने क्षेत्र में सफाई करना शुरू हो जाओ। कम से कम तुम जो कर सकते हो वो कर लो। याद रखना, कोरोना इस बार 25 गुना ताकत के साथ आने वाला है और इस बार बहुत बुरा होने वाला है। पिछले कोरोना काल में जिन लोगों ने आपकी मदद की थी वो इस बार मदद के लिए नहीं आएंगे आपके पास, क्योंकि आपके हालात बने हो या बिगड़े हो, उनके हालात जरूर बिगड़ गए हैं जो आपकी मदद कर रहे थे। और सिला उसका ये आपने दिया है कि आप तो अपने में मस्त हैं। वो सोचे थे कि शायद आप इस बार सुधर जाएंगे, इस बार हालात देख करके बन जाएंगे, सवाल कर लेंगे नेताओं से, लेकिन आपने किया नहीं, आप उम्मीद पे खरे उतरे नहीं, इसलिए अब आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा। अब आपको खुद से लड़ना है, ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम खुद करना है। इस बार आपको हॉस्पिटल का इंतजाम खुद करना होगा। हमें पता है कि ना आप ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कर सकते हैं, ना हॉस्पिटल का इंतजाम कर सकते हैं, अपने राशन का इंतजाम भी नहीं कर सकते हैं। आपको सिवाय मरने के और कोई दूसरा चारा नहीं होगा आपके पास। लेकिन आगाह करना मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है। मैं फिर से आगाह कर रहा हूं कि अगले 6 महीने में भारत की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। जो कोरोना साउथ अफ्रीका से चला है वो अगर भारत पहुंच गया और पहुंचेगा, उसकी वजह यह है कि भारत में सबसे ज्यादा गंदगी है। किसी के घर के आसपास सफाई नहीं है और दुनिया को पता है कि हर बीमारी गंदगी की वजह से होती है। यह पता है कि भारत में मेडिसिन सिस्टम बहुत घटिया है, मेडिकल सिस्टम बहुत घटिया है। अगर एक पेशेंट मिल गया तो उससे हजारों पेशेंट में फैल जाएगा, लाखों पेशेंट में फैल जाएगा। यह सबको पता है। सिचुएशन हमारी बहुत ज्यादा खराब है और वक्त हमारे पास बहुत कम। अगर जरा से भी मेहनत कर ली जाए तो शायद इस कंडीशन से लड़ा जा सकता है। हमारे बोलने ना बोलने से आप पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन याद रखना कि ना किसी का बाप देखता है, ना भाई, ना मां, ना बहन, ना बेटा, ना बेटी। याद रखना ये कोरोना है, तबाह बर्बाद कर देता है। शहर के शहर बर्बाद हो गए हैं, इसमें तबाह हो गए हैं शहर के शहर। याद रखना, इसलिए आगाह कर रहा हूं, अभी भी वक्त है। संभल जाओ और सिर्फ इतना संभल जाओ कि अपने नेताओं से सवाल कर लो। तुम्हारे यहां नेता वोट मांगने आने वाले हैं सत्ता में आने के लिए। उनसे पूछो कि हमारे यहां कोरोना में इतने लोग मरे थे, उसके बाद हमारे यहां हॉस्पिटल में तुमने कितने बेड बढ़ाए हैं। जो सत्ता में है उनसे भी पूछो, जो विपक्ष में है उनसे भी पूछो, जो जीते हैं। क्योंकि जो जीते हैं उनके पास इतना पैसा है कि तुम्हारे शहर में, तुम्हारे गांव में एक भव्य हॉस्पिटल का इंतजाम कर सकते हैं, ऑक्सीजन प्लांट का इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया गया है। मेरे प्यारे भारतवासियों, अपनी मौत खुद मत बुलाओ, अपनी मौत खुद मत बुलाओ। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। हालात और ज्यादा बुरे होने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा पूछने वाला फिर कोई ना हो। पिछली बार से तुम लोगों ने सबक नहीं लिया। अफसोस इस बात का मुझे है कि पिछली बार से तुमने सबक नहीं लिया। हम जैसे लोग तो इसी में खत्म हो गए, टूट गए। हम जैसे लोग इसी में टूट गए। जब तक कोरोना रहा तब तक दृढ़ संकल्प के साथ खड़े रहे, मजबूती के साथ तुम्हारे साथ खड़े रहे। जब कोरोना खत्म हुआ, ऐसा लगा कि अब आपका दिन है, अब आपको सवाल करने चाहिए, अब आपके सवाल के वक्त आए हैं, तो आपने सवाल ना करते हुए उल्टा हमें ही कोसना शुरू कर दिया। आज ये दिन इसीलिए आपको देखना पड़ रहा है। वालेकुम सलाम रोशन भाई, कैसे हैं? आपको ये दिन इसीलिए देखने पड़ रहे हैं कि जब आपके दिन आए, आपको सवाल करने चाहिए थे, तो आपने सवाल नहीं किए। इसलिए हम जैसे लोग टूट चुके हैं। हम जैसे लोग अब सवाल नहीं कर सकते, करेंगे नहीं अब सवाल। किसी नेता का गिरबान पकड़ के ये नहीं पूछेंगे कि तुमने इस जनता के लिए हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाए, ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं डाले। ये नहीं पूछ सकते हमारे जैसे लोग अब। हमारे जैसे लोग अगर पूछें तो उनको तुम जैसे लोगों का विरोध झेलना पड़ता है, क्योंकि वो तुम्हारा बाप है, वो नेता तुम्हारा बाप है। बिल्कुल इमामुद्दीन भाई सही कह रहे हो आप। पूछे कौन सवाल, क्योंकि सबको तो ये मेरा नेता, वो मेरा नेता, सबको यही पड़ा हुआ है। खैर, अब से
नेक्स्ट 6 मंथ जो होंगे, या यूं कहा जाए कि 2022 चुनाव जो होंगे, तब तक एहतेशाम रिजवी आपके साथ, आपके समक्ष रहेगा। या यूं कहा जाए कि जब तक कोरोना काल दूसरा खत्म नहीं हो जाता है, जो आने वाला है, तब तक आपके समक्ष एहतेशाम रिजवी रहेगा और आपकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करेगा, जो कि नाकाम है। ये नाकाम कोशिश है, लेकिन करूंगा। इसलिए करूंगा कि जब हम अपने ज़मीर से, जब हमारा ज़मीर हमसे सवाल करे, जब हम अपने ज़मीर से बात करें, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ज़मीर हम पर थूक दे कि तुमको सब कुछ पता होने के बावजूद तुमने याद नहीं दिलाया। इसलिए याद दिला रहा हूं, जो लाशें सड़ रही थीं, जिनका पूछने वाला कोई नहीं था, जो लाशें सड़ रही थीं, कई कई महीने लाशें सड़ा की हैं, उन लाशों का वास्ता है कि अब तो सवाल कर लो अपने नेताओं से। अभी भी वक्त है ऑक्सीजन प्लांट डलवाने का, अभी भी वक्त है हॉस्पिटल में बेड बढ़ाने का, वेंटिलेटर्स बढ़ाने का। याद रखना, आने वाला कोरोना तुम्हें वक्त नहीं देगा। आगाह कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री और सभी भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को आगाह कर रहा हूं कि वक्त रहते संभल जाओ। हर जनता को, हर एक इंसान को आगाह कर रहा हूं, अपने नेताओं से सवाल करो, लिखित में दो, उनको लिखित में दो, उनसे कहो, उनसे बात करो। हर एक मीटिंग में अपनी आवाज उठाओ, हर एक बात पे अपनी आवाज उठाओ, हर एक जगह अपनी आवाज उठाओ, हर एक बैनर पोस्टर में अपनी आवाज उठाओ और कहो कि हमें हॉस्पिटल्स चाहिए, हमें वेंटिलेटर्स चाहिए, हमें ऑक्सीजन प्लांट चाहिए। अगर नहीं कहोगे तो आने वाले दिनों में बगैर ऑक्सीजन के फिर वैसे ही मरोगे जैसे मर रहे थे, इस बार 25 गुना ज्यादा। धन्यवाद। दिल करेगा तो आगे बढ़ाना, वीडियो लोगों तक पहुंचाना, ना दिल करेगा तो यही रिपोर्ट मार के खत्म कर देना। न मेरा कुछ आएगा, न मेरा कुछ जाएगा। याद रखना, मैंने कहा था कि 400 लोग देखें, 4000 लोग देखें या 4 लोग देखें, लेकिन जब मुझे लगेगा कि हां मुझे बोलना चाहिए तो मैं बोलूंगा। हिंदू मुसलमान की राजनीति से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदू मुसलमान की राजनीति से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि भारत एक हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है। हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, वो लोग जिन्हें इस्लामिक कंट्री चाहिए थी वो पाकिस्तान चले गए थे, अब जिन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए वो नेपाल चले जाएं, लेकिन भारत एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई राष्ट्र है और रहेगा। जितने अलग राष्ट्र चाहते हैं वो अलग हो जाएं, अलग चले जाएं, भारत की सीमा छोड़ दें, क्योंकि अपना बाप को प्रधानमंत्री बना लेने से, अपने बाप को मुख्यमंत्री बना लेने से तुम भारत राष्ट्र पे कब्जा नहीं कर पाओगे। अपने बाप को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बना लेने से कब्जा नहीं कर पाओगे। इसलिए समझाए दे रहा हूं, ऐसी कोई चाल चलने की जरूरत नहीं है, हिंदू मुस्लिम को वार करने की जरूरत नहीं है। असल अगर तुमको जरूरत है तो ऑक्सीजन की, हॉस्पिटल्स की, बेड की, वेंटिलेटर्स की, उसका इंतजाम करो। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। मरता भारत का भय, एक बार फिर से मरता भारत का भय।